अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर ज़ोहैब एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। जी बेटा, आज मैं चैप्टर नंबर 13 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ मैंने इसको क्वेश्चन की शक्ल में लिया हुआ है, राइट अ नोट ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। अब सबसे पहले देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। इट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट इज़ यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्यूरेटली। यानी कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को एक्यूरेटली फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सही मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो आपके पास सर्किट है, ये किस तरह से एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम आगे चल के देखते हैं। ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम CF व्हीटस्टोन था। उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इसको निकालने की कोशिश की थी, तो उसकी बुनियाद पर इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज रख दिया गया। तो इसके कंस्ट्रक्शन में आए तो सबसे पहले आपको 4 रेजिस्टेंसेस का बना हुआ एक ब्रिज नज़र आएगा, ठीक है। तो वो ब्रिज किस शक्ल का है वो आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि आपके पास ये 4 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, R1, R2, R3 एंड R4, और वो चारों रेजिस्टेंसेस एक ब्रिज की शक्ल में आपस में कनेक्टेड हैं, राइट। तो अब बैटरी ऑफ EMF इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड C, यानी कि A और C टर्मिनल ऐसे टर्मिनल है जिनके क्रॉस बैटरी लगाई गई है V वोल्टेज की, माइनस प्लस इसके ये टर्मिनल है। ये की है या स्विच है जिसके जरिए इस सर्किट की बैटरी के साथ आप क्या कर सकते हैं, बैटरी को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद उन्होंने एक गैल्वानोमीटर शो किया हुआ जो कि B और D में एक ब्रिज की शक्ल अख्तियार किए हुए हैं, B और D टर्मिनल को मिला रहा है। इस गैल्वानोमीटर की भी एक रेजिस्टेंस होगी जिसको RG से रिप्रेजेंट करेंगे। RG स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, और वो B और D टर्मिनल्स के दरमियान होगी। जी बेटा, अब ये वर्किंग कैसे करता है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। अगर ये आपके पास 4 रेजिस्टेंसेज हैं और इन चारों में से 3 आपको पता है, कोई एक रेजिस्टेंस आपने निकालनी है, तो आप उन 3 रेजिस्टेंसेज की बुनियाद पर चौथी रेजिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशंस आएगी उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अगर 3 रेजिस्टेंसेज आपको पता हो तो चौथी आप निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम चलते हैं इस सर्किट की तरफ। जी बेटा, इस सर्किट में देखें तो सबसे पहले आपको पता है कि सर्किट डायग्राम बनाई जाती है, और सर्किट डायग्राम आपके सामने मौजूद है। इसमें जो क्लोज लूप आपको नजर आते हैं, एक तो ये वाला क्लोज लूप है जिसमें I1 आपने करंट सपोज किया हुआ है, और एक ये वाला क्लोज लूप है जिसमें आपने I2 करंट सपोज किया हुआ है, और एक ये वाला क्लोज लूप है नीचे जहां बैटरी लगी हुई है, जहां आप I3 करंट को सपोज कर सकते हैं। लेकिन ये जो I3 करंट है, इस लूप को हम डिस्कस डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी यहां आपने I3 करंट को सपोज करना है, राइट। लेट्स सपोज यहाँ से I3 करंट फ्लो कर रहा है, और अगर आपने यहाँ जो करंट क्लॉकवाइज लिया है तो यहाँ भी आप करंट क्या लेंगे, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की डायरेक्शन में, राइट। ये चीज़ आप देख चुके हैं रूल्स के अंदर। अब यहाँ लिखा हुआ इफ के की यानी कि क्लोज हो जाती है तो करंट I फ्लो करता है, तो करंट I1 फ्लो करेगा ABDA लूप के अंदर, I2 फ्लो करेगा BCDB लूप के अंदर। ये आप देख लीजिए ABDA ये लूप जहां करंट I1 फ्लो कर रहा है, BCDB यहाँ करंट I2 फ्लो कर रहा है, और ये दोनों करंट जब इसमें से फ्लो करेंगे तो जब इन कंपोनेंट्स में से गुजरेंगे तो वहां कोई ना कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ठीक है। अब जैसे ये करंट गुजरेंगे तो गैल्वानोमीटर आपको क्या देगा, डिफ्लेक्शन देगा। अब दोनों करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ये जो I1 करंट है ये B से D की तरफ आएगा, जबकि I2 जो है ये D से B की तरफ जाएगा। दोनों करंट एक दूसरे को अपोज करेंगे, कहाँ, जब ये गैल्वानोमीटर में से गुजर रहे होंगे, और दोनों करंट माइनस होने के बाद जो करंट बचेगा वो गैल्वानोमीटर अपने डिफ्लेक्शन के जरिए आपको बताएगा। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए कि हम दोनों अतराफ की जो करंट की वैल्यूज है इनको इक्वेट कर दें, तो जब हम इनको इक्वेट कर देंगे I1 और I2 आपस में बराबर हो जाएंगे, तो आपने एक ऐसी कंडीशन अचीव करनी है जहां गैल्वानोमीटर की नीडल कोई डिफ्लेक्शन ना दे। तो नो स्केल डिफ्लेक्शन आपके पास जब ऐसी कंडीशन अचीव होगी, इसका मतलब I1 और I2 बराबर होंगे, तो आपने इस कंडीशन को अचीव कर लेना है। इस कंडीशन को अचीव करेंगे तो I1 विल बी इक्वल टू I2, तो यानी कि I1 माइनस I2 विल गिव यू 0। क्यों? क्योंकि I1 और I2 यहाँ माइनस हो रहे हैं गैल्वानोमीटर में से गुजरते हुए, और गैल्वानोमीटर अगर कोई रीडिंग नहीं दे रहा, इसका मतलब इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब सम 0 आ रहा है तो यहाँ मैंने माइनस साइन लगाया, क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। एक को पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे को नेगेटिव लेंगे आप, राइट। ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, लेकिन एक करंट B से D आ रहा है और एक D से B जा रहा है, राइट। इसकी वजह से एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव लिया गया। तो ये तो आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम किरचॉफ का सेकंड रूल लगाएंगे। सेकंड रूल दोनों लूप्स पे लगेगा। पहले मैं I1 वाले लूप की बात कर लेता हूं। तो जब ये I1 वाला करंट R1 में से गुजरेगा तो यहाँ एक ड्रॉप आएगा जिसको मैंने माइनस I1 R1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और आपको तो पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव लिया जाता है, ये बात याद रखिएगा।
जी जब ये करंट I1 यहाँ R3 में से गुजरेगा तो यहाँ R3 में भी एक ड्रॉप आएगा जिसको I1 R3 हम कह सकते हैं, जो कि यहाँ नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया गया -I1 R3, क्योंकि ये पोटेंशियल ड्रॉप है। इसी तरह से जब ये करंट I1 गैल्वानोमीटर में से गुजरेगा तो गैल्वानोमीटर की भी एक रेजिस्टेंस है जिसको RG मैंने आपको बताया था, RG से रिप्रेजेंट किया जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। तो यहाँ दो करंट गुजर रहे हैं, एक I1 और एक I2। जिस लूप की आप बात कर रहे हैं इस करंट को आप पॉजिटिव लेंगे, और जिस लूप के बारे में आप डिस्कस नहीं कर रहे उस लूप को आप नेगेटिवली सपोज कर लेंगे या नेगेटिव सपोज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसमें से जो करंट गुजर रहा है वो इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा I1 माइनस I2। तो I1 माइनस I2 लिया और साथ में माइनस साइन बाहर क्यों लगाया गया, क्योंकि ये पोटेंशियल ड्रॉप है, और साथ में RG को मल्टीप्लाई कर दिया। तो I1 माइनस I2 ये वो करंट होगा जो RG यानी कि गैल्वानोमीटर में से गुजर रहा होगा, और ये वो ड्रॉप है जो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस अपने अक्रॉस ड्रॉप कर रही होगी। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेके दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दूं तो मेरे पास सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 की बात करूं तो I1 और I2 बराबर हैं। अगर I1 I2 बराबर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप I2 को I1 लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ I2 को I1 लिखूं तो I1 माइनस I1 विल गिव यू 0। तो ये वाली टर्म दरमियान में से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बाकी क्या बचेगा, माइनस I1 R1, और इसको भी माइनस I1 R3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से माइनस I1 R3 को अगर दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये प्लस I1 R3 बन जाएगा, या यहाँ से -1 को कॉमन लेके डिवाइड करें तो आपके पास सिचुएशन कुछ और होगी। ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम बात करते हैं सेकंड लूप की। अगर सेकंड लूप की बात करें यहाँ भी सिमिलरली आप उसी तरह से इक्वेशन निकालेंगे। कैसे, ये I2 जब R2 में से गुजरेगा तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा जो कि V = IR वाले फॉर्मूले से अगर निकालें तो वो बनता है I2 R2। तो I2 R2 आपके पास वो पोटेंशियल ड्रॉप है जो कि R2 के क्रॉस हुआ I2 करंट के गुजरने की वजह से, और ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप है। अब हम बात करते हैं RG की, यानी कि गैल्वानोमीटर में से दो करंट गुजर रहे हैं, एक I1 I2। सिमिलरली अब हम लूप I2 की बात कर रहे हैं तो I2 के करंट को आप पॉजिटिव और I1 को आप नेगेटिव लेंगे तो I2 माइनस I1 इंटू RG आपके पास वो पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो कि इस गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हो रहा होगा, राइट। अब इसी तरह से अगर जब ये करंट I2 R4 में से गुजरेगा तो यहाँ भी एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा जो कि माइनस I2 R4 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब चूंकि मैं पहली कंडीशन बता चुका हूँ कि I1 और I2 नो स्केल डिफ्लेक्शन की बुनियाद पर यहाँ बराबर हैं, तो इन दैट केस I2 माइनस I1 आपको 0 देगा, तो यहाँ से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो बाकी क्या बचेगा, माइनस I2 R2 माइनस I2 R4। यहाँ से I2 R4 को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा I2 R4, और यहाँ अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में डिवाइड कर दूं, डिवाइड करूंगा तो I1 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला I2 जिसको मैंने I1 लिख लिया था, ये ऊपर वाले I1 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, R3/R4, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आपस में डिवाइड करें तो आपके पास यहाँ चारों रेजिस्टेंसेस की एक रेशियो आ जाएगी जो कि आपस में बराबर होगी, R1/R2 = R3/R4। अब ये जो आपके पास रेशियो आई है, अगर इसमें से आपको 3 रेजिस्टेंसेस नॉन है या आपको 3 रेजिस्टेंसेस पता है तो आप चौथी रेजिस्टेंस को, इस फॉर्मूले को रीअरेंज करके निकाल सकते हैं, जो कि बहुत आसान बात है। तो ये वो फॉर्मूला है जो आपको एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है। किसकी बुनियाद पर, उन तमाम रेजिस्टेंसेस की बुनियाद पर जो वहां आपको नॉन है या आपको पता है, यानी कि R3 R2 R4 अगर आपको पता है तो R2 को इधर मल्टीप्लाई करें, तीनों रेजिस्टेंसेस अगर आपको पता है तो चौथी आप आराम से निकाल लेंगे। नाउ दिस इज दैट रिलेशन जो कि आपको अचीव हुआ केवीएल लगाते हुए और सर्किट को सॉल्व करने के रूल्स को फॉलो करते हुए। और ये कहां आपने अप्लाई किया, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर, जो कि एक व्हीटस्टोन नामी साइंटिस्ट ने ये आपके सामने रिप्रेजेंट किया था। और इसका मकसद क्या था, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को एक्यूरेटली फाइंड करना। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये जो आपके पास फॉर्मूला है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन, यानी कि जो आपके पास हम ब्रिज जो बैलेंस करते हैं इसको हम प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन कहते हैं। और इस कंडीशन पे कोई करंट फ्लो नहीं करता और कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती, यानी कि नो स्केल डिफ्लेक्शन को हम क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन। क्योंकि नो स्केल डिफ्लेक्शन की वजह से ही आपके पास ये इक्वेशन आई है, यहाँ आपके पास I1 I2 बराबर हो जाता है। तो इसी नो स्केल डिफ्लेक्शन की जो पॉलिसी है या इस रूल को आप फॉलो करते हुए कहाँ तक पहुँचे हैं, इस फॉर्मूले तक पहुँचे हैं, तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन। आपने इसको प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन कहना है। जी बेटा, इसके साथ ही आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।